सेमेस्टर प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग की यूनिट 5 का मेरा विषय है वितरण माध्यम। वितरण माध्यम किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है? उसको उपभोक्ता तक पहुंचाना, जो उसको यूज कर सके। तो इस तरह से जो निर्माता जो है उपभोक्ता तक जो वस्तु पहुंचाता है उसके लिए जिस माध्यम का चुनाव करता है उसे ही वितरण माध्यम कहते हैं। पहले जब सीमित क्षेत्र था, जो निर्माता था एक सीमित एरिया में अपना काम करता था, तो उसको बीच में मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन अब बड़े स्केल पर उत्पादन होने लगा है तो निर्माता को बीच में बहुत सारे माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है। वो बहुत सारे थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी या एजेंट, बहुत सारे विक्रय संघ सभी का सहारा लेता है। इसको हम वितरण माध्यम को समझाने के लिए हम एक तालिका का सहारा ले सकते हैं। नंबर फर्स्ट है निर्माता से उपभोक्ता तक। जैसे बहुत छोटे छोटे उत्पादन करने वाले होते हैं, बड़े उत्पादक होते हैं, वो सीधा निर्माता अपना उत्पादन करके सीधा ही माल उपभोक्ता तक पहुंचा सकते हैं। छोटे छोटे जैसे किसान होते हैं, जैसे फ्रूट सब्जी उगाने वाला है, या कोई कृषि उत्पादक है, या कोई छोटे जो व्यापारी होते हैं, छोटा उत्पादक, वो सीधा अपना उत्पादन करके सीधा ही माल उपभोक्ता तक पहुंचा सकता है। इसके अलावा जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, बड़े बड़े उत्पादन करता होते हैं, वे लोग ई कॉमर्स का सहारा लेकर उपभोक्ता तक माल पहुंचा सकते हैं। इसके बाद सेकंड है निर्माता से फुटकर व्यापारी, फिर उपभोक्ता तक। जब निर्माता को एक सीमित क्षेत्र में व्यापार करना हो, जैसे कि ज्यादा अपना एरिया विस्तृत नहीं करना हो, जैसे बहुत छोटे छोटे प्रोडक्ट होते हैं जिसको वो खुद अपना बीच में एक मध्यस्थ का सहारा लेके सीधा प्रोवाइड कर सकते, जैसे गेहूं है, दलिया, जैसे दलिया है या बेसन है, बहुत छोटे छोटे प्रोडक्ट वो खुद बना सकता है और उसको फिर फुटकर व्यापारी की मदद से उपभोक्ता तक पहुंचा सकता है। आगे थर्ड है निर्माता से थोक व्यापारी, फिर फुटकर व्यापारी, फिर उपभोक्ता। कई बार जो निर्माता होता है अपना जो माल होता है बहुत विस्तृत क्षेत्र में व्यापार करना चाहता है, उसका क्षेत्र लार्ज होता है, वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए जब उसका उत्पादन ज्यादा होता है, बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है, तो उसके लिए संभव नहीं होता कि वो उत्पादन और वितरण दोनों का कार्य वो खुद कर सके। उसके लिए उसको बीच में थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी की मदद लेनी पड़ती है ताकि वो अपने उत्पादन पर कंसंट्रेट कर पाए। तो जब वो थोक व्यापारी के मदद लेते हैं, फुटकर व्यापारी की, तब अपना माल सीधा उपभोक्ता तक पहुंचाता है। इसके बाद फोर्थ है निर्माता से एजेंट, एजेंट से थोक व्यापारी, फिर फुटकर व्यापारी और उपभोक्ता। इसमें जब निर्माता को अपना जो माल है बहुत सारे क्षेत्रों में बेचना हो, जैसे छत्तीसगढ़ है, एमपी, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, तो वो क्या करता है हर एक क्षेत्र में अपना एक एजेंट नियुक्त कर देता है। एजेंट नियुक्त करके वो सीधा जो एजेंट होता है वो थोक व्यापारी से ऑर्डर लेता है, आदेश लेता है। आदेश लेकर वह थोक व्यापारी से पेमेंट भी ले लेता है अग्रिम में। आदेश जो निर्माता तक पहुंचाता है और अग्रिम पेमेंट पहुंचाता है। निर्माता जो है वो फिर थोक व्यापारी को माल पहुंचाता है। थोक व्यापारी इसके लिए फुटकर व्यापारी की मदद लेते हैं, फिर उपभोक्ता तक। ऐसा मोस्टली जो कपड़े के कारोबार है या जूतों के कारोबार है उसमें, या प्लास्टिक का सामान, सजावट का सामान, एल्यूमिनियम का, लोहे का, इस तरह के सामान में ज्यादा यूज किया जाता है। इसके बाद है फिफ्थ निर्माता से एजेंट, फुटकर व्यापारी और उपभोक्ता। कई बार जो निर्माता होता है वो थोक व्यापारी की मदद नहीं लेना चाहता, क्योंकि थोक व्यापारी की कई बार उसको लगता है कि थोक व्यापारी की मदद लेने से उसका माल का प्राइस बढ़ जाएगा या उसको जो सुविधा उसको चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो वो क्या करते हैं, निर्माता जो है एजेंट की सहायता से सीधे फुटकर व्यापारी से संबंध स्थापित करता है। जो एजेंट है वो फुटकर व्यापारी से ही आदेश ले लेता है उसको क्या माल प्रोवाइड करना है। वो फिर निर्माता को इसका आदेश देता है कि कौन सा माल फुटकर व्यापारी चाहता है। तो जो निर्माता है फुटकर व्यापारी को माल पहुंचाता है और फुटकर व्यापारी उपभोक्ता तक। आगे सिक्स्थ है निर्माता जो है इसमें विक्रय संघ को और विक्रय संघ जो है उपभोक्ता को। कई बार जो निर्माता होते हैं जो उत्पादन करने वाले होते हैं वो कई बार अपना संघ बना लेते हैं। संघ जैसे कि दूध के क्षेत्र में जो कई बार दूध वाले जो है, दूध उत्पादक जो है किसान, दूध उत्पादक किसान, वो अपना संघ बना लेते हैं। जैसे अमूल का है, अमूल जो है फिर सीधा उपभोक्ता तक माल पहुंचाता है, इस तरह से। और इसमें क्या है, निर्माता कई बार जो एरिया, इसमें क्या है निर्माता से विक्रय संघ, फिर फुटकर व्यापारी, फिर उपभोक्ता। इसमें जो विक्रय संघ है कई बार वो अपना क्षेत्र ना बहुत अधिक विस्तृत करना चाहता है, उसके लिए संभव नहीं होता कि वो सारा खुद डील कर सके उपभोक्ता से, तो बीच में वो फुटकर व्यापारी की मदद लेता है, फिर वो उपभोक्ता तक माल अपना पहुंचाता है। एट्थ है निर्माता से एजेंट और उपभोक्ता। कई बार जो निर्माता होता है वो उपभोक्ता से
सीधा संबंध स्थापित करना चाहता है, वो इसके लिए केवल एजेंट की मदद लेता है, ना थोक व्यापारी को शामिल करता है ना फुटकर व्यापारी को। वो जो एजेंट होता है वो उपभोक्ता से ऑर्डर लेता है, माल निर्माता को देता है उसका ऑर्डर, फिर निर्माता जो है उपभोक्ता तक माल पहुंचा देता है। अब जो हम जो वितरण माध्यम है इसको समझने के लिए इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या होता है, निर्माता से उपभोक्ता तक सीधा ही माल पहुंचाना, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष वितरण माध्यम। और अप्रत्यक्ष जिसमें निर्माता बीच में बहुत सारे को शामिल करता है, जैसे थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, एजेंट, विक्रय संघ, इनको शामिल करता है, तो उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष वितरण माध्यम है उसका अपना लाभ है और अप्रत्यक्ष का अपना लाभ है। प्रत्यक्ष का क्या लाभ है कि जो निकट संपर्क व प्रभावशाली, निर्माता जो है उपभोक्ता से जब सीधा संबंध स्थापित करता है तो क्या होता है कि वो उसकी जो अपनी उसको बता सकते हैं कि ये माल किस तरह से अच्छा है, या उसका विपणन कर सकता है, तो उसको बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या गुण हैं। और जो लेकिन जो मध्यस्थ होता है वो उतना इंटरेस्टेड नहीं रहता है जितना निर्माता खुद के माल में इंटरेस्ट लेता है। सेकंड है कम मूल्य व समय पर, नेचुरली वो थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी की मदद नहीं ले रहा है, तो जो इनका प्रॉफिट मार्जिन होता है वो प्रॉफिट मार्जिन जो अपना इसकी कॉस्ट होती है, प्रोडक्शन की कॉस्ट, वो कम रह जाती है, क्योंकि इसमें थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी का प्रॉफिट मार्जिन शामिल नहीं होता। और दूसरा वो समय पर माल पहुंचा पाता है, क्योंकि अगर थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी बीच में से अलग हो जाएंगे तो सीधा निर्माता से उत्पादक तक माल पहुंचता है, तो उसको समय कम लगता है पहुंचने में, वो अपनी दुकानें खोलकर भी माल पहुंचा सकता है। थर्ड है समस्या समाधान। अब वो उपभोक्ता जो है सीधा संपर्क स्थापित करके उस उत्पाद में क्या समस्या है, या कोई दिक्कत है, या कोई रिपेयर की समस्या है, या आफ्टर सेल सर्विसेज चाहिए, तो इस तरह की वो जो सुविधाएं होती है वो निर्माता जो है उपभोक्ता तक पहुंचा सकता है और अपने माल का विज्ञापन भी कर सकता है। और इसके साथ साथ अब है, लेकिन उसको प्रत्यक्ष माध्यम में कुछ दोष भी हैं। दोष ये कि अगर वो बहुत बड़े स्केल पर उत्पादन करना चाहे, बहुत अधिक क्षेत्रों में अपना माल जो है पहुंचाना चाहता है, तो वो क्या करता है, तो उसके लिए संभव नहीं है कि वो सीधा संपर्क स्थापित कर सके, उसको अप्रत्यक्ष थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी की मदद लेनी पड़ती है। कई बार जो है बहुत सारी सेवाएं भी वो चाहता है, जैसे साख सुविधाएं हैं या बहुत सारी सुविधाएं हैं जो उसको प्रत्यक्ष माध्यम में नहीं मिलती है, इसीलिए उसको अप्रत्यक्ष वितरण माध्यम का चुनाव करना पड़ता है। अप्रत्यक्ष वितरण माध्यम के अपने ही लाभ हैं, वो क्या है, उत्पादन कार्य पर ध्यान। अगर जो उत्पादक होता है वो वितरण माध्यम के बजाय सीधा ही उत्पादन पर ध्यान दे तो वो अपना उत्पादन बहुत अच्छे से कर पाएगा। और इसके अतिरिक्त सेकंड है विस्तृत बाजार से क्षेत्र। अब एक उत्पादक के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो बहुत लंबे, बहुत लार्ज बाजार क्षेत्र में अपना माल बेच पाए, उसके लिए उसे बीच में मध्यस्थ का सहारा लेना पड़ता है, थोक व्यापारी या फुटकर व्यापारी का। और बहुत सारी अनेक सेवाएं जो थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी एजेंट हैं बहुत सारी सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे साख सुविधाएं प्रदान करते हैं, ग्राहकों से निकट से संपर्क स्थापित करते हैं। उत्पादक के लिए संभव नहीं होता कि वो सभी ग्राहकों से संबंध स्थापित करें, या जो बीच वाले थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी तो अपने जो शॉप है उसमें जगह देते हैं विज्ञापन की, बहुत सारी विज्ञापन में या पर्सनल सेलिंग में बहुत अधिक मदद करते हैं, इसीलिए इसका प्रयोग करता है। एमकॉम 4th सेमेस्टर यूनिट 5 का मेरा टॉपिक है वितरण माध्यम के कार्य। जो निर्माता है उपभोक्ता के बीच जितने भी माध्यम होते हैं जो निर्माता से उपभोक्ता तक वस्तु प्रोवाइड करवाते हैं, वे सभी माध्यम वितरण माध्यम कहलाते हैं। वितरण माध्यम के बहुत सारे कार्य हैं, ये बहुत सारे कार्य करता है, जैसे कि वित्त का प्रबंध करवाना, मैनेजिंग फाइनेंस। जो निर्माता को थोक व्यापारी जो है निर्माता को फाइनेंस उपलब्ध करवाता है। निर्माता को थोक व्यापारी पहले ही ऑर्डर दे देता है और उसे अग्रिम पेमेंट कर देता है, जिससे निर्माता को पहले ही पैसा मिल जाता है वस्तु बिकने से पहले ही। और इसके बाद जो फुटकर व्यापारी है वो उपभोक्ता को बहुत सारी उधार की वस्तुएं देता है, उधार में वस्तुएं देता है, जिससे फुटकर व्यापारी और निर्माता के लिए कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि उपभोक्ता को वो उधार में इतनी सारी वस्तुएं दे सके। और इसके बाद सेकंड कार्य मूल्य निर्धारण करना। जो निर्माता है उसको उपभोक्ता के बारे में या बीच की कम्पिटिटिव कंडीशंस के बारे में इतना पता नहीं होता, वह जो है मूल्य निर्धारण करने में असमर्थ रहता है। थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी उनको मार्केट की कम्पिटिटिव कंडीशंस के बारे में बहुत सारी जानकारी होती है कि जो उनकी प्रतियोगी वस्तुएं हैं उनकी कीमत जो है मार्केट में क्या चल रही है, और वह निर्माता को उसकी सूचनाएं देते हैं, जिससे निर्माता उन सूचनाओं के आधार पर अपने प्रोडक्ट की कीमत डिसाइड कर सकता है। थर्ड कार्य है निर्णयों को नियमबद्ध करना।
बहुत सारे, अब जैसे ये चैनल है, अब चैनल एक बार डिसाइड हो जाता है तो निर्माता को उपभोक्ता तक माल पहुंचने की कोई दिक्कत नहीं है। वो केवल अपने प्रोडक्शन पर कंसंट्रेट कर सकता है। उसको ये चिंता नहीं है कि थोक व्यापारी से फुटकर व्यापारी और उपभोक्ता तक माल कैसे पहुंचेगा, और वह अपने जो माल बनाने का कार्य है वह आराम से कर सकता है। इसके बाद फोर्थ है संचार में सहायता करना। जो थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी दोनों क्योंकि ग्राहकों से सीधा संपर्क में रहते हैं, इसलिए उनको ग्राहकों की आवश्यकताओं के बारे में, या ग्राहक क्या चीज़ पसंद कर रहे हैं, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। और वो पूरी इन्फॉर्मेशन निर्माता तक प्रोवाइड करवा देते हैं, और निर्माता जो है उन्हीं इन्फॉर्मेशन के आधार पर अपना जो प्रोडक्शन है वो कर सकता है, माल को ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार कर सकता है। उसके बाद फिफ्थ है संवर्धन क्रियाएं करना। संवर्धन क्रियाएं में बहुत सारी क्रियाएं आती हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग और बहुत सारी क्रियाएं। अब जो है थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी, वो जो संवर्धन क्रिया में निर्माता की बहुत सारी सहायता करते हैं। निर्माता जो है उनको डिस्प्ले बोर्ड लगा दे सकता है, और जो फुटकर व्यापारी के पास, फुटकर व्यापारी अपनी दुकानों में एक जगह बना सकता है जिसमें वह जो निर्माता है उसकी वस्तुओं का प्रदर्शन कर सकता है, और जिस तरह से निर्माता को संवर्धन क्रियाओं में थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी बहुत अधिक सहायता प्रोवाइड करते हैं। यही है वितरण माध्यम के कार्य। है वितरण माध्यम को प्रभावित करने वाले तत्व। वितरण के माध्यम में अर्थात निर्माता से उपभोक्ता तक वस्तु किस माध्यम से पहुंचे, इसके लिए निर्माता बहुत सारे माध्यम का यूज कर सकता है। वह फुटकर व्यापारी को बीच में ले सकते हैं, थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी दोनों को बीच में ले सकता है। वो कौन से माध्यम का चुनाव करे, ये बहुत सारे तत्वों पर निर्भर करता है। सबसे फर्स्ट है संभावित ग्राहकों की संख्या। यदि कोई ऐसी वस्तु है जिसके कस्टमर बहुत अधिक है तो उसे बीच में थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी की सहायता लेनी पड़ेगी। अगर ऐसा कोई, जैसे कि अनाज है, कपड़ा है, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इसके अलावा अगर ग्राहकों की संख्या कम है, जैसे औद्योगिक मशीनरी या कोई ऐसी मशीनरी, तो वो सीधा निर्माता से उपभोक्ता तक वस्तु पहुंच सकती है। उसका माध्यम, मध्यस्थों की संख्या बहुत कम होगी उसमें। इसके बाद सेकंड है बाजार का भौगोलिक केंद्रीकरण। यदि उत्पादक अपने बाजार को बहुत अधिक विस्तृत मात्रा में फैलाना नहीं चाहता, वो एरिया बहुत बड़ा हो, तो वह सीधा ही ऑर्डर लेकर उपभोक्ता तक माल पहुंचा सकता है। लेकिन अगर वो अपने बाजार को बहुत अधिक फैलाना चाहता है, बहुत अधिक क्षेत्रों में, जैसे छत्तीसगढ़, एमपी, बहुत सारे क्षेत्रों में फैलाना चाहते हैं, तो उसे मध्यस्थों का सहारा लेना पड़ेगा। इसके बाद है थर्ड, आदेशों का आकार। यदि उपभोक्ता जिन आदेशों को देता है, जिन ऑर्डर देता है, यदि उन आदेशों की संख्या बहुत कम है लेकिन आदेशों की मात्रा बहुत अधिक है, यानी कि वो ना बहुत, जो उपभोक्ता है वो बहुत बड़ी मात्रा में किसी संख्या का ऑर्डर दे देता है, तो उसे मध्यस्थों की सहायता की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आदेशों का आकार जो है बहुत बड़ा है और आदेशों की मात्रा बहुत कम है, तो उसे मध्यस्थों की सहायता लेनी पड़ेगी। इसके बाद फोर्थ है ग्राहकों की क्रय करने संबंधी आदतें। यदि ग्राहक इस प्रकृति के हैं, तो उधार वस्तु खरीदना चाहते हैं या विक्रय प्रांत सेवा चाहते हैं, तो निर्माता को मध्यस्थों का सहारा लेना पड़ेगा। और यदि ग्राहक इस प्रकार के हैं कि वो सीधा ही नकद पेमेंट कर देते हैं, तो ई कॉमर्स के जरिए या किसी और माध्यम से अपनी दुकानें खोलकर निर्माता सीधा ही उपभोक्ता तक अपना माल पहुंचा सकता है। इसके बाद फिफ्थ है वस्तुओं की उपयोगिता। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जैसे नाशवान, जिसको बहुत देर तक हम संभाल कर नहीं रख सकते, जैसे कि फ्रूट की दुकान या सब्जियों की दुकान, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो अगर उनको ज्यादा मध्यस्थ होंगे तो वो वस्तु खराब हो जाएगी। इसीलिए निर्माता जो है सीधा ही उपभोक्ता तक वस्तु पहुंचा सकता है। लेकिन अगर वस्तु इस प्रकृति की है, वो लंबे समय तक उसे संभाल कर रख सकता है, जैसे कि कपड़ा है और बहुत सारी चीजें, जूता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो निर्माता जो है बीच में मध्यस्थ का सहारा ले सकता है। इसके बाद सिक्स्थ है क्रय की बारंबारता। यदि वस्तु इस प्रकृति की है कि उसे बार बार खरीदना पड़ रहा है, दैनिक उपयोग की वस्तु, जैसे कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो वस्तु बार बार खरीदते हैं, जैसे पेस्ट है या कोई भी नमक है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, इसको जो उपभोक्ता है वो बार बार खरीदता है, तो उसे निर्माता को मध्यस्थ का सहारा लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कोई वस्तु ऐसी है जिसको वस्तु बार बार नहीं खरीदता, जैसे मशीनरी है या कोई ऐसी चीजें है, औद्योगिक संस्थान में आने वाली कोई वस्तु है, तो निर्माता सीधा ही ऑर्डर लेकर उपभोक्ता तक माल पहुंचा सकता है। इसके बाद है वस्तु की प्रकृति। वस्तु की प्रकृति में अगर वस्तु की प्रकृति अगर वस्तु नाशवान है, तो उसे
मध्यस्थों का सहारा लेना पड़ेगा। अगर वस्तु नाशवान नहीं है तो वो बीच में मध्यस्थ सीधा ही माल पहुंचा सकता है। इसके बाद 8 है निर्माण की जाने वाली वस्तुओं की संख्या। अगर कोई ऐसे जैसे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है, वो बहुत ज्यादा वस्तुओं की संख्या बनाती है, बहुत ज्यादा किस्म की वस्तुएं बनाती है, तो उसे मध्यस्थों का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद इतना अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो सारी वस्तुओं को अपने आप बेच सके। अगर कोई ऐसा है कि वो केवल कुछ ही वस्तुओं तक सीमित है निर्माता, तो निर्माता सीधा ही उपभोक्ता तक वस्तु पहुंचा सकता है। और 9th है स्वयं संस्था की ख्याति एवं आकार। अगर संस्था की ख्याति बहुत अधिक है, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, तो वो सीधा ही उपभोक्ता से ऑर्डर लेकर माल पहुंचा सकती है। लेकिन अगर संस्था की ख्याति कम है तो उसे मध्यस्थों का सहारा लेना ही पड़ेगा, ताकि वो पर्सनल सेलिंग से या ग्राहकों को अपना माल दिखाकर एडवर्टाइजमेंट कर कर वस्तु को बेच सके, जबकि उसको एडवर्टाइजमेंट की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर कोई ख्याति जिसकी ज्यादा हो। इसके बाद 10th है सरकारी नीतियां। अगर सरकार कुछ ऐसी नीति बना दे कि वो जो वस्तु है वो ज्यादा संग्रह नहीं करनी या वो स्टोरेज को खत्म कर दे, तो क्या है कि वस्तु सीधा ही सरकार से उपभोक्ता तक पहुंचेगी, तो नीचे बीच में मध्यस्थ नहीं आएंगे। लेकिन अगर सरकार मध्यस्थों की छूट दे देती है, माल के स्टोरेज की छूट दे देती है, तो बीच में मध्यस्थ का सहारा लिया जा सकता है। इस प्रकार बहुत से घटक हैं जो वितरण के माध्यम को प्रभावित करते हैं कि हम कौन सा माध्यम चूज करें।